Hello and welcome to our YouTube channel. My name is Pankaj and I am from Uttarakhand state. तो मेरे सामने आज है शांतनु की स्टोरी। शांतनु को एंजाइटी और फोबिया, जिसे हम फियर बोलते हैं, ये काफी लंबे टाइम से रहा है। काफी लंबे टाइम से ये प्रॉब्लम में रहे हैं और इसके पीछे का जो रीजन है वो हमें शांतनु बताएंगे और कैसे कैसे उनको डिफिकल्ट सिचुएशन का सामना करना पड़ा और कैसे कैसे सिचुएशन से बाहर आए। शांतु ने अपने बारे में बताया कि कैसे आपको कार्डोफोबिया लगा, इसके पीछे की जो जर्नी रही है वो कैसे रही, कितनी आप प्रॉब्लम में रहे हैं और चीजें कैसे आपके साथ स्टार्ट हुई है, उसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए। हाँ सर। हेलो सर। मैं आपको ये बताता हूँ कि करीब आज से 3 साल पहले जब ये कोविड का दूसरा वेव आया था, तो हम लोग एक जगह स्टक हो गए थे घरों में और ये सब चीज़ें, मरने की बहुत खबरें आ रही थी। उस बीच मेरा एक ही दोस्त था, मतलब मेरे बचपन का दोस्त था, जिसके साथ मैंने मतलब क्लास 3rd से और बीटेक तक पढ़ाई करी थी। उसकी कोविड में डेथ हो गई एकदम से, और मैं सोने जा रहा था सुबह-सुबह, मैं नाइट शिफ्ट करता हूँ, तो मैं सुबह-सुबह सोने जा रहा था और मुझे तब खबर पता चली। तो उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुआ, बहुत रोना-वोना भी हुआ और काफ़ी दिमाग स्ट्रेस में आ गया। काफ़ी फिर उसके बाद पता नहीं अगले दिन जब मैं सो के उठा हूँ तो मेरा थोड़ा-सा सर भारी रहने लगा। अब मैं वॉक करूँ तो मेरा सर भारी रहे, ये चीज़ करीब महीने भर चली है। फिर ये पता नहीं अपने आप ठीक हो गई। मैं ऑफ़िस जाने लगा और मैं भूल भी गया, पर ये कहीं न कहीं अंदर होगी दबी, क्योंकि उसके 1 डेढ़ साल के बाद आई थिंक, हाँ, उसके 1 साल के बाद ही फिर से मेरे को मैं प कुछ थोड़े दिन के काम के लिए मैं अब शहर से बाहर गया हुआ था, और वहाँ पे मैं एक प्रोजेक्ट पे गया हुआ था छोटे, तो वहाँ पे मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हुई। तबीयत ख़राब हुई तो मैंने डॉक्टर वग़ैरह को दिखाया, टेस्ट-वेस्ट कराए, कुछ निकला नहीं, बट मेरे को अ, ऐसा लगा कि गला मेरा ख़राब हो गया है और मेरे को बहुत खाँसी आई, 1 डेढ़ 2 महीने तक खाँसी थी। फिर खबरें आ ही रही थी, हार्ट अटैक हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो मैंने पढ़नी शुरू की, कुछ लोगों ने डिस्कशन करना शुरू किया कि ये ना वैक्सीनेशन के बाद है। तो मैं और डर गया, मैंने कहा यार वैक्सीनेशन तो ले ली, अब मैं और ज़्यादा डर गया। फिर एक दिन मैं ऑफ़िस से आ रहा था तो मुझे रास्ते में फ़ील हुआ कि मेरे को साँस लेने में दिक्कत हो रही है। मैं भाग के गया ईसीजी, अपने दोस्त को उठाया। मैंने बोला चल यार ईसीजी करा दे, मुझे लग रहा है कुछ प्रॉब्लम है। ईसीजी कराया, नॉर्मल रिपोर्ट थी। फिर उसके बाद डॉक्टर ने बोला अगर तुमको क्लैरिटी चाहिए तो इको करा लो। तो मैंने इको करा लिया, इको में भी सब कुछ नॉर्मल था। पर वो पता नहीं क्या सोचते मैं खबरें पढ़ने लगा। फिर मैंने अब मुझ तबीयत तो मेरी ख़राब थी, हो ही रही थी, मतलब उलझन हो रही थी। फिर मेरे को थोड़ा बहुत एसिडिटी मेरी एकदम से बढ़ गई थी, एकदम से एसिडिटी होनी शुरू हो गई थी मेरे को बहुत ज़्यादा। फिर मेरे को भूख लगनी भी धीरे-धीरे कम हो रही थी। फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया, 3-4, मतलब 3-4 नहीं, जब बल्कि मैं कहूँगा कि मैंने कम से कम 22-25 डॉक्टरों को दिखा लिया। सबने टेस्ट करा लिया, एमआरआई करा लिया, कुछ नहीं निकल रहा। फिर मैंने जब और गूगल करने लगा, मैं सारे सिम्पटम मैं गूगल करता था कि ये नहीं होता है तो इससे क्या होता है, इससे होता है तो वो क्या होता है, सर दर्द। अब क्या हो गया कि मैं मेरे दिमाग को, मैं मेरे अपने आप को ना बहुत ज़्यादा नॉलेज डालने लगा बीमारियों के बारे में। अब जब मैं डालने लगा और मैं धीरे-धीरे समझ नहीं पा रहा था कि होने क्या वाला है, क्योंकि उसके 3-4 महीने तक मैं थोड़ा ठीक हो रहा था, बट उसके बाद भी एकदम से मेरे को बीच-बीच में तबीयत ख़राब होती थी, हार्ट बीट तेज़ हो जाती थी, फिर जब तक मैं इको कराता था, और ये फिर इको करा के और ईसीजी, फिर हर महीने में मैं 2-2 3-3 बार ईसीजी कराने लगा। फिर ये 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 फिर हरकत बढ़ती गई, मेरी ब्लड टेस्ट पे आ गई, फिर मैं हर महीने ब्लड टेस्ट कराने लगा। आरबीसी तो नहीं कम हो गया, सीबीसी मेरा कैसा है, डब्ल्यूबीसी तो नहीं ज़्यादा हो गया। अब मैं इसमें धीरे-धीरे ना पागल होने लगा कि मैं कहीं घूमने भी जा रहा हूँ तो सोचता था कि यार अस्पताल होना चाहिए आस-पास, हॉस्पिटल नहीं है तो मेरे को कुछ हो ना जाए। मैं हॉस्पिटल बिना बिना हॉस्पिटल की जगह पे ही नहीं जाता था। फिर धीरे-धीरे क्या हो गया कि मैं घर से निकलना ही बाहर बंद कर दिया। घर से निकलना बंद कर दिया, घर पे ही पड़ा रहता था। उठने की हिम्मत नहीं होती थी, उठता था तो सर घूमने लगता था, ज़्यादा पैदल चलता था तो सर घूमने लगता था, और ऐसा लगता था सर दब जाएगा। सर की एमआरआई कराई, कुछ नहीं निकला, ब्लड टेस्ट सारे करा लिए, कुछ भी नहीं निकला। फिर मेरा पेट खराब होना शुरू होने लगा धीरे-धीरे। अब धीरे-धीरे पेट शुरू खराब होने लगा तो मैं एंटासिड्स पे आ गया। डॉक्टर ने जो बोला कि एंटासिड डालो, फिर मैंने बहुत बड़े-बड़े पेट के डॉक्टर्स को दिखाया, किसी ने ऑपरेशन की सलाह दी, किसी ने कुछ सलाह दी। पर मेरे को पता ही नहीं चल रहा था कि साला ये हो क्या रहा है मेरे साथ, होता क्या जा रहा है? ये मैं घर में मेरे झगड़े होने लगे। ब मेरी
जो मैं रिलेशनशिप में था, उससे मेरी गर्लफ्रेंड से मेरे झगड़े होने लगे, मेरे मम्मी भी परेशान हो गई कि ये क्या इसको होता जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ थी कि मेरा वेट धीरे-धीरे कम होता जा रहा था। मैं हर महीने वेट नापूँ, आधा किलो कम, हर महीने वेट नापूँ, आधा किलो कम। फिर मैंने अपनी एंडोस्कोपी कराई, तो उसमें मेरे बहुत सारे इरोज़न्स पेट में निकल के आए, काफ़ी छोटे-छोटे दाने थे। तो मुझे लगा शायद ये हो जाएगा तो मैं सही हो जाऊँगा। फिर मेरी एंटीबायोटिक्स चली, सब सही हो गया। वो मेरे सही हो गए, पर उसके बाद भी मेरा वेट कम होना नहीं रुक रहा, मैं परेशान हो रहा हूँ, एसिडिटी होती जा रही है। कुछ भी खा रहा हूँ तो एसिडिटी हो रही है, कुछ खा ही नहीं पाता था पहले की तरह, कुछ किसी से बात करने का मन नहीं होता था। धीरे-धीरे मैं अपने आप को कमरे में ही बंद करके रहने लगा, मूवी देखने से जाने से डरने लगा। जैसे न्यूज़ आती थी, एक न्यूज़ आई पड़ी कि वो लड़का जो है वो लड़का मूवी देखते-देखते मर गया। मैं मूवी देखनी जानी बंद कर दी, मैं मूवी देखने नहीं जाता था फिर। तो इस तरीके से करके मेरे को इतने सारे सिम्पटम आने शुरू हो गए थे, पैरों में ठंड सी कभी-कभी लगनी शुरू हो जाती थी एकदम से। फिर एकदम से कभी-कभी लगता था साँस लेने में दिक्कत आ रही है, फिर चेस्ट के डॉक्टर के पास पहुँच जाता था। एक्स-रे मतलब मैंने सोच लीजिए कि सर 6 महीने में कम से कम नहीं तो 10 बार तो एक्स-रे करा लिए होंगे। फिर मैंने उसके बाद दवाइयाँ बहुत खा ली इधर-उधर की, पेट की, एसिडिटी की। तो राइट, हाँ, तो ठीक है। मतलब ये सब सिम्पटम से भी मैं गुज़र ही रहा था। बहुत ठीक है। ज़्यादा परेशान हो गया था। शांतनु ने हाँ, एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी आपने बोला कि मैं चीज़ों को अवॉइड करना मैंने स्टार्ट कर दिया, सिचुएशन को अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया। बाहर जाने से जो मुझे डर लगता था, तो मैं वहाँ बाहर जाता नहीं था। मैंने उसको एक तरीके से अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया ताकि मुझे कुछ हो ना जाए। तो वो जो अवॉइडेंस था, वो कितने डेज़ तक बना रहा? कितने डेज़ तक पब्लिक को या ऐसे एरिया में जहाँ पर आपको जाने से डर लगता था, तो उस जगह को आपने कितने दिनों तक अवॉइड किया? ताकि जो फ़ियर है, आपको ऐसा लगने लगे कि मेरे को कहीं कहीं कुछ हो ना जाए, तो सिचुएशन से दूर कब तक आप बने रहे? सर कम से कम नहीं तो 1 डेढ़ साल जैसा होगा। 1 डेढ़ साल तक मैं निकल ही नहीं पाया घर से। मतलब मैं राइट, निकलता भी था तो भग के पहुँच जाता था कि कुछ हो जाए तो घर पे ही हो जाए, मतलब मैं रास्ते में कुछ ना हो। राइट। एक क्वेश्चन है मेरा यहाँ पर। जी। जो स्टार्टिंग का फ़ियर था, जब आपने पहली बार सिचुएशंस को अवॉइड करना स्टार्ट किया, देन यू आर सेइंग कि मैंने कंप्लीटली ऑलमोस्ट 1 ईयर तक मैं जहाँ-जहाँ मुझे डर लगता था, वहाँ मैं चीज़ को अवॉइड करता था। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ये आ गया कि स्टार्टिंग का जो फ़ियर था और जो 1 साल तक आपने फ़ियर को अपने अंदर कंडीशन किया, ये सोच कर के कि मैं बाहर जाऊँगा, तो मुझे कुछ हो जाएगा। तो जो पहले का जो फ़ियर था, वो बाद में 1 साल के अंदर वो और भी ज़्यादा बढ़ गया होगा। तो जैसे अगर आप बाहर की कोई न्यूज़ सुनते होंगे या कहीं बाहर जाने का मन करता होगा या कहीं पर लगता है कि जाना है, तो वहाँ पर वो जो फ़ियर है, वो पहले के कंपैरिज़न में और भी ज़्यादा बढ़ जाता होगा आपके अंदर, राइट? बढ़ गया। हाँ सर, नहीं मैं आपको बताऊँ तो सर पहले मैं ना बहुत बिंदास था। पहले मेरे को कुछ फ़ियर नहीं होता था। मैं तो अकेले गाड़ी लेके 12-1200 नहीं, नहीं। 15-1500 किलोमीटर। नहीं, हाँ। क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन ये है ना कि जैसे जब एंग्ज़ायटी हमारी स्टार्ट होती है, तो एंग्ज़ायटी हुँ, के स्टार्ट होने पे जैसे आपने बोला कि डिफरेंट टाइप के फ़ियर मेरे अंदर आना स्टार्ट हो गए। मैं डरने हुँ, लगा हुँ। चीज़ों बाहर जाने से डरने लगा। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि जब पहली बार आपने चीज़ों को या सिचुएशन को अवॉइड किया, ऐसे करते-करते आपका टाइम हो गया 1 साल। तो 1 हुँ। साल तक जो भी आपने चीज़ों को अवॉइड अवॉइड किया, उससे फ़ियर आपके सबकॉन्शियस में और भी ज़्यादा कंडीशन हो जाता है। क्योंकि हम हाँ, ये स्टार्टिंग में उसको फ्लक्चुएट होता था, बढ़ता था। क्योंकि हम उसको फेस नहीं करते हैं, तो जितना हम चीज़ को फेस नहीं करेंगे, जो थ्रेट है, वो हमारे सबकॉन्शियस में है, वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाता है। इसलिए ये क्वेश्चन था मेरा कि जो 1 साल के बाद जो फ़ियर था, वो पहले के कंपैरिज़न में और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है हमारे अंदर। तो ये मेरा क्वेश्चन था। हाँ, 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 हुँ, स्ट्रॉन्ग हो जाता है और इतना ज़बरदस्त तरीके से स्ट्रॉन्ग होता है कि ये मतलब आपको हेल्पलेस बना के रख देता है बिल्कुल। हेल्पलेस राइट, बना देगा राइट, राइट। आपको एकदम। राइट, राइट। तो मेरा यहाँ पर जो भी लोग यहाँ पर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इसके पीछे की अगर हम साइंस को अंडरस्टैंड करें, अगर किसी पर्सन का अगर फ़ियर बहुत ज़्यादा कम है स्टार्टिंग में, जैसे इन्होंने बताया कि स्टार्टिंग में इन्होंने इस चीज़ को अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया। या अगर हम इसको एक एक नॉर्मल टर्म में बात करें या थोड़ा टेक्निकल टर्म में बात करें, तो अगर आप एक सिचुएशन से भाग रहे हैं,
आपको लगता है कि आप अवॉइड कर रहे हो, लेकिन एक तरीके से उसको हम बोलते हैं एस्केपिज्म बोलते हैं, आप चीज़ को एस्केप कर रहे हो। तो सिचुएशन से आप जितना एस्केप करोगे, उतनी फ़ियर की कंडीशनिंग आपके सबकॉन्शियस के अंदर और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। तो ये मेरा एक आंसर है सभी लोगों को, उन लोगों को जो जिनको एंग्ज़ायटी का जो लेवल है बहुत सीवियर नहीं है, मॉडरेट नहीं है, बहुत कम लेवल की एंग्ज़ायटी है, फिर भी उनको बाहर जाने डर लगता है। तो किसी भी सिचुएशन में चीज़ों को आप फेस करिए, जितना आप घर पे बैठेंगे या एस्केप करेंगे, उतना फ़ियर आपके अंदर और कंडीशन होगा। ठीक है? अब शांतनु दूसरा क्वेश्चन मेरा यहाँ पर है, वेट लॉस आपका हुआ, चेस्ट पेन आपका हुआ, आपको बहुत डर लगता था कि कहीं मुझे हार्ट अटैक ना हो जाए, क्योंकि हार्ट अटैक का फ़ियर आपके अंदर सबसे ज़्यादा था। इसके अलावा ब्रेन स्ट्रोक, और जैसा कि आपने बताया कि इसमें जो एक पैटर्न बन गया था आपका ओसीडी का, बाद में आपको एक रेबीज़ ओसीडी का थॉट आना स्टार्ट हो गया था। काफ़ी लंबे टाइम पहले आपने बोला था कि मुझे बहुत पहले एक डॉग ने बाइट किया था, ऐसा मेरे अंदर विचार आया, तो उसकी वजह से मैं पानी से भी डरने लगा। इसके बारे में क्या बताइए? हाँ सर, एक्चुअली क्या होता था ना कि जैसे किसी ने बताया कि सर में चोट लगी है काफ़ी पहले, तो आपको से बॉडी में दिक्कत आ जाएगी। तो मैं सोचने लगता था यार सर में चोट तो मेरे लगी है, तो अब मेरे को दिक्कत होने लगी कि एमआरआई करा लेते हैं। फिर मेरे को बचपन में एक डॉग ने मेरे पैर पकड़ लिया था। अब पैर पकड़ा था, फिर वो पता नहीं, मुझे याद भी नहीं था ब्लड आया कि नहीं आया। पर उस चक्कर में मैं बहुत परेशान हो गया कि अरे! मुझे मतलब कुछ भी याद आ जाता था ना अनयूजुअल सा। अब मैं उसके बाद मैं अब मैं सिम्पटम पढ़ लेता था कि डॉग काटने का सिम्पटम क्या है। फिर वो सिम्पटम पढ़ने के बाद मैं उसको फ़ील भी करने लगता था। मैं डरने लगता था कि कहीं मुझे पानी से डर नहीं, मैं डरता था कि कहीं डर लगना ना स्टार्ट हो जाए। तो मैं मतलब भागने लगा था चीज़ों से कि मैं पानी या फिर मैं मेरी तबीयत, मतलब ये चीज़ें रिपीटेडली मेरे दिमाग में आने लगी थी कि ये होता है, कुत्ते काटने से क्या होता है। और मैं उन चीज़ों पे मतलब सोचने पे इतना फ़ियर इतना बढ़ गया था कि मैंने वैक्सीनेशन तक ले लिया अच्छा, रेबीज़ का। ऐसा ऐसा होता भी था कि जैसा ये कह रहे हो कि मैंने पढ़ा था कि ऐसा काटने से, पानी से थोड़ा डर लगना, तो ऐसा भागने से, लेकिन ऐसा इंसान फ़ील भी तो करता है ना एंग्ज़ायटी में अपने अंदर, कि आपको एक्चुअल में लग रहा है कि वो हाँ, उसके मैं डर रहा हूँ एक्चुअल में। आप फ़ील करने हाँ। लगोगे, आप घबराने लगोगे। आप घबराने लगोगे, आप उस चीज़ को आस-पास देख के भी थोड़ा बहुत आपके अंदर ना घबराहट होने लगेगी। और उस चीज़ से लड़ पाना मेरे लिए सबसे मुश्किल था, क्योंकि वो जो दौर आया मेरा, वो इतना बुरा दौर आया था कि मैं बहुत परेशान हो गया था। 2-3 महीने तक तो मेरा वेट 4 किलो और चला गया था उस चक्कर में। जितना मैं थोड़ा हुँ। बहुत रिकवर कर पाया था, वो भी चला गया था। तो वो और चेस्ट पेन, माय गॉड! मतलब चेस्ट पेन का तो मैं आपको क्या बोलूँ, ज़रा-सा भी चेस्ट पेन होता था, मैं ईसीजी कराने भग जाता था। बाएँ हाथ में तो मेरे पेन आज भी होता है, आज भी होता है। लेकिन अब मुझे समझ है कि ये पेन है किस चीज़ का। पहले तो मतलब सिम्पटम पड़ा, डॉक्टर के पास भागा, फिर उसके बाद ईसीजी कराया, फिर इको करा लिया, कि कल मैंने इको कराया था, क्या पता 24 घंटे में ऐसा तो नहीं कि हार्ट का कुछ चेंज हो रहा हो। मतलब हर चीज़ की एक्सट्रीम सोच, और मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि मैं जितना सोच रहा हूँ, मैं उतना गड्ढा खोद रहा हूँ। मैं जितना इन चीज़ों के बारे में पढ़ रहा हूँ, मैं उतना अपने आप को परेशान कर रहा हूँ। बट उस समय कोई बताने वाला ही नहीं था, तो मैं करते ही जा रहा था। गूगल सर्च किया, डॉक्टर पकड़ा। गूगल, मतलब आप ये समझिए कि मेरे 3 से 4 लाख रुपए तो सिर्फ़ डॉक्टर के ऊपर खर्च हो गए होंगे, सारी बीमारी, इलाज और सारे टेस्ट को लेकर के, फालतू के। राइट। तो एक टाइम ऐसा था जहाँ पर आपने बोला कि मैं उठ नहीं पाता था बेड से और एनर्जी बहुत लो रहती थी। ऐसा लगता था कुछ है ही नहीं बॉडी में और कुछ हो जाएगा मुझे, फ़ियर ऑफ डेथ था आपके अंदर, उसके बारे में बताइए? हाँ, मतलब जैसे कि धीरे-धीरे क्या करता था मैं, वर्क फ्रॉम होम था मेरा, तो मैंने धीरे-धीरे लेट के काम करना शुरू कर दिया, बैठा नहीं जा रहा है। हुँ, फिर मैं हुँ, एक्सरसाइज़ करने नहीं, डर डर के मारे जाता था कि, क्योंकि खबर सुन रखी थी कि जिम में हार्ट अटैक आ गया, चौराहा चलते हार्ट अटैक आ गया। कभी-कभी तो मैं ड्राइवर रेंट पे लेकर के घूमने जाता था कि कहीं रास्ते में गाड़ी चलाते समय कुछ हो गया तो। फिर नहाते समय डर लगता था मुझे, मैं नहाते जा रहा था तो गेट नहीं बंद करता था कि कहीं अंदर कुछ हो गया तो गेट नहीं खुल पाएगा। अकेले घर में नहीं हुँ, रहता था, या अकेले घर में रहता था तो मैं अपने दोस्तों को बोल के रखता था कि अगर 2 बजे तक मेरा कॉल ना आए, तो दौड़ के ना गेट खुलवा लेना और किसी को रीच कर लेना। मैं आस-पड़ोसियों के नंबर लेके शेयर करने लगता था कि अगर मेरा फ़ोन 2-4 बार में ना उठे तो आप पड़ोसियों को कॉन्टैक्ट कर लेना, शायद मुझे कुछ दिक्कत आ रही होगी। इस हिसाब का डर बैठ गया था मन में, मतलब हमेशा लगता था कुछ ना कुछ एकदम से कभी भी हो जाएगा, कुछ भी।
और पूजा-पाठ से भरोसा उठता जा रहा था, भगवान वगैरह को मानने में मतलब जितना मैं एक गायत्री परिवार से हूँ, तो मेरे घर में बहुत मान्यता होती है, पर आस्था ही होती है एक चीज़, वो भी खत्म हो गई। मतलब मम्मी भी परेशान, मेरे घर में घर वालों को कुछ पता नहीं इसको क्या होता जा रहा है, नौकरी में परफॉर्मेंसेस भी ढीले होते जा रहे थे, थोड़े बहुत कि यार ये क्या चल रहा है ज़िंदगी में। मतलब कुछ भी फ्रूटफुल नहीं हो रहा था क्योंकि मैं करना ही नहीं चाह रहा था कुछ फ्रूटफुल। मैं सिर्फ़ अपने परेशानियाँ, सिम्पटम, बीमारी इन सब चीज़ों में उलझ के ही रह गया था। और मैं मतलब मैं आपको बताऊँ मैं गूगल पे ढूँढ-ढूँढ के जैसे मैंने दिल्ली के डॉक्टर को दिखाया, गुजरात में डॉक्टर को दिखाया, मुंबई के डॉक्टर को भी सर्च कर मारा, उनसे फ़ोन पे अपॉइंटमेंट ले ली, किसी की ₹2500 है फ़ीस, किसी की भई ₹1100 है, सबसे कंसल्ट कर रहा हूँ, रिपोर्ट भेज रहा हूँ, सब बोल रहे हैं एक ही बात कि शांतनु आपको कुछ नहीं हुआ है, आप साइकियाट्रिस्ट को दिखाइए। फिर मैंने साइकियाट्रिस्ट को दिखाया, साइकियाट्रिस्ट ने दवाएँ दे दी, मैंने दवाई खाई, मेरे को उल्टा असर हो गया। मतलब मेरे को पेट खराब हो गया मेरा, मेरे को लूज़ मोशन से स्टार्ट हो गया, वो और भी खराब हुआ मेरे साथ। और उसका तो एक्सपीरियंस इतना खराब रहा है कि मैंने दवाइयाँ खाई और मैं क्या करता था, मैं सोता था 4 घंटे बाद मेरी बॉडी शिवर करने लगती थी और मैं मेरी नींद खुल जाती थी। मैं दवाइयों के साथ एडजस्ट ही नहीं कर पा रहा था। तो ये सब चीज़ें मेरे साथ बैक टू बैक हो रही थी डेली। शांतनु, नींद में प्रॉब्लम आती थी? नींद में स्लीप बहुत डिसऑर्डर? ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। स्लीप डिसऑर्डर ऐसा था कि 3 घंटे सोने के बाद मेरे को नींद नहीं आती थी 4-4 घंटे तक। मैं सो ही नहीं पाता था। राइट। स्लीप डिसऑर्डर था और किसी भी जैसे मूवी देख रहा हूँ ना, जैसे कोई पिक्चर देख रहा हूँ और उस पिक्चर को देखते-देखते कोई इमोशनल सीन आ जाता था तो मैं इतना ज़्यादा रोता था कि मेरे घरवाले कहते थे, "यार इसका खुद का अपना कोई मर गया क्या?" इतना ज़्यादा रोने लगता था। फिर मैं कोई मार-पीट वाले सीन देख रहा हूँ तो मैं घबरा रहा हूँ। कोई कोई डरावनी मूवी देख रहा हूँ तो मेरी हार्ट बीट तेज़ हो जा रही है। मतलब ऐसा हो गया था कि मूवी में जैसे किसी एक लड़के को पीट रहे हैं, तो लड़के को जिसको पीट रहे हैं ना, मैं उसका पेन मैं फ़ील करने लगता था कि अरे इसको यार कितनी लगी होगी इस समय और मैं परेशान हो जाता था और मेरे को पैनिक अटैक आ जाता था इतना सोचते-सोचते। आप ये सोचो राइट। मतलब इस पैनिक हद अटैक। तक चीज़ें पैनिक अटैक कितनी बार आया? पैनिक अटैक तो मेरे को कम आया है, पर जितनी बार आए मैं अस्पताल एडमिट हुआ हूँ, 3-4 बार आया और हर बार मेरा तगड़ा खर्चा हुआ है इस चक्कर में, बिना मतलब का। शांतनु, बीपी का डर क्या था? ब्लड प्रेशर का डर क्या था आपके अंदर, बताओ? बीपी का तो डर ये था कि पड़ोस में एक भैया थे, उनकी मशीन ही मैं ले आया था और मैं सुबह-शाम दोनों चेक करता था कि मेरा बीपी तो एक तो 125 एक से 1 एक दिन पे कितनी बार मेजर करते थे बीपी को, और कब तक चला ऐसा? एक बार 6 महीने तक तो मैं 10-10 5-5 बार मेजर करता था। ठीक है, ठीक है, फिर ठीक है शांतनु, हाँ, एक सेकंड था, रोकना चाहूंगा यहाँ पर। हाँ। काफी लोग ऐसे होते हैं जिनको, जैसे जब हमारे अंदर डर आता है, फियर आता है, तो एक फियर नहीं, मल्टीपल फियर आते रहते हैं हमारे अंदर। क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि जब, जैसे उन्होंने बताया कि मैं पड़ोस में से जाकर कि एक मशीन को उठा लाया और बीपी को मैं मेजर करता था रेगुलर बेसिस पर, एक दिन में कम से कम 10 बार। तो आप खुद सोचो कि अगर आप एक कोई भी एक रेगुलर बेसिस पे एक्टिविटी कर रहे हो, आप बार बार बीपी को मेजर कर रहे हो, इसके पीछे का जो एक एक ओसीडी का पैटर्न भी बन रहा है आपके अंदर पीछे, क्योंकि आप बार बार कंपल्सिव मोड पे चल रहे हो, आप बार बार आपका वो थिंकिंग आपकी कंपल्सरी होती जा रही है, नहीं नहीं मेरा बीपी 120 से ऊपर क्यों जा रहा है, 150 160 140 से ऊपर हाई क्यों कर रहा है, शूट अप क्यों कर रहा है। तो अगर आप उसको चेक नहीं करोगे तो फियर आपके अंदर बहुत ज्यादा रिपीटेटिव आते रहेगा। तो अपने माइंड को कहीं ना कहीं आप रिलैक्स करने के लिए बार बार उस एक्टिविटी को परफॉर्म करते रहते हो, एक्शन करते रहते हो, फिर ये बन जाता है आपका एक ओसीडी का पैटर्न, बाद में चेक चेक करना। ये कब तक चला? शांतनु, 6 महीने चला? हाँ, ये तो बहुत चला, ये इतना चला कि मुझे लगता ही नहीं था मैं इस भंवर से कभी बाहर भी निकल पाऊँगा और मैं कभी वापस नॉर्मल हम्म। ज़िंदगी पे आ पाऊँगा। ये सच बात है कि मैंने आपसे भी हम्म। बात की थी कि मेरे को नहीं लगता था मैं मतलब ये चीज़ें ठीक होती हैं। मैंने गिव अप कर दिया था इसके आगे। हुँ। राइट, राइट, राइट। ठीक है। शांतनु, और कोई हेल्थ इश्यू है? चेस्ट पेन होता था, बैक पेन होता था, कोई फियर ऑफ चेस्ट हार्ट अटैक पेन था बहुत ज्यादा था? हम्म। हाँ, बैक फ़ियर ऑफ हार्ट अटैक इतना ज़्यादा था कि थोड़ी गर्मी भी लगने लगती थी तो लगता था क्या कुछ होने वाला है? फिर मैं भागता था हम्म। हॉस्पिटल। थोड़ी-सी गर्मी लगी, साँस फूली, मैं दौड़ता नहीं था इस चक्कर में कि मेरी हार्ट बीट ना कहीं तेज़ हो जाए। तो ठीक। और थक बहुत जल्दी जाता था, मतलब इतना जल्दी थक जाता था मतलब कोई मैं 5 मिनट का काम कर लूँ और मेरे को थकावट इतनी आती थी कि मेरे को यॉर्निंग होने लगती थी और जम्हाई लेते-लेते मैं सो ही जाता था मतलब। मैं फिर सोचता था मैं सो ही जाऊँ। राइट, राइट। हुँ। um,
शांतनु बात करते हैं रिकवरी स्टोरी के बारे में बात करते हैं। जी। रिकवरी ऑब्वियसली बात है, पता है कि आपको एकदम से नहीं होती रिकवरी, टाइम लगता है क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम के बाद यहाँ पर आप सेशन लाइव सेशन में आए हो। और दूसरी बात यह है कि जो भी आपके साथ प्रीवियस लाइफ में जो भी आपको ट्रॉमा लगा, क्योंकि एक के बाद जो ट्रॉमा हमें लगता है तो उससे फियर हमारे अंदर कहीं ना कहीं जनरेट हो जाता है, हमारे सबकॉन्शियस में वो फियर बैठ जाता है, जिसकी वजह हुँ, से हमारा अपने सबकॉन्शियस पे कोई कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि हमारा अपनी थिंकिंग पे कंट्रोल नहीं है, क्योंकि जो इंप्रेशन होते हैं ना, वो जो इंप्रेशन होते हैं ब्रेन के सेल्स में जाके स्टोर हो जाते हैं। तो जो इंप्रेशन जब ब्रेन के सेल्स में स्टोर आते हैं तो हमारे बॉडी, जैसे मैंने बताया कि सब साइकोसोमेटिक बन जाता है। आपका सोचना आपकी बॉडी के अंदर एक घबराहट पैदा करना, वो साइकोसोमेटिक होता है। अब बात करते हैं आपकी रिकवरी जर्नी के बारे में। तो अपनी रिकवरी के बारे में बताइए, क्या कांटेक्ट जब आपने किया, तो क्योंकि जब क्लासेस चलती थी स्टार्टिंग में तो डाउट्स आते थे मन के अंदर, और ये क्वेश्चन रहता था कि मैं निकल पाऊंगा या नहीं निकल पाऊंगा, कब तक चलेगा ऐसा। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रहता है, लोगों का भी रहता था, आपका भी ऐसा हुँ। क्वेश्चन था। तो रिकवरी के बारे में बताइए थोड़ा। देखिए, रिकवरी का ऐसा है कि मैं आपको बताऊँ अगर ऑनेस्टली तो मैंने ना मैं मेरे को पता ही नहीं था एंग्ज़ायटी के बारे में इतना। पर जब मैंने यूट्यूब पे एक पता नहीं एक मैं नाम नहीं लूँगा बट एक यूट्यूबर है, काफ़ी फ़ेमस है। उनका मैंने पहला वीडियो देखा तो मेरे को हिट किया कि यार कहीं ये मुझे नहीं तो है तो नहीं है। तो मैंने उनसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की सबसे इनिशियली। तो उन्होंने मुझे गाइड किया और काफ़ी अच्छा गाइड किया, मतलब ये नहीं बोलूँगा कि कुछ अर्जी-फर्जी था, पर बेसिक्स जितने थे, डाइट थी और मेरे को जो भी मतलब बताया उन्होंने, गाइड किया, काफ़ी अच्छा वर्कआउट भी किया वो चीज़। लेकिन बहुत सारी चीज़ों में जैसे मेरे को मतलब क्या था कि एंग्ज़ायटी तो थी, तो मैं इधर-उधर भाग रहा था, मैं बहुत जगह ट्रायल कर रहा था। और मैं काफ़ी मतलब इधर-उधर बात भी कर रहा था, क कोई वीडियो देखता था, उनको कोशिश करने लगता था, बट वर्कआउट कुछ नहीं किया। बट हाँ, ये यूट्यूबर से मेरा काफ़ी लंबा टच रहा और टच तो ख़ैर आज भी है। लेकिन फिर मैं एक दिन मैंने फिर आपका वीडियो देखा, मैं आपका वीडियो देखा तो मुझे लगा यार ये बंदा कुछ कॉन्सेप्ट की बातें कर रहा है, कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, मुझे बात करनी चाहिए एक बार। फिर मैंने आपको कॉल लगाया था और कॉल लगाया तो आपने मेरे को बताया कि 6 महीने का कुछ क्लास होगा। तो पहले मुझे लगा यार कि 6 महीने में कैसे क्या ही कवर होऊँगा, क्या करूँगा या पर फिर मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि यूट्यूब पे इतना ज़्यादा चीज़ें हो रही थी। पर था विश्वास को कहीं न कहीं कुछ अच्छे लोगों से भी मुलाकात हुई थी तो मुझे था, तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं, सही होना नहीं है, अब लाइफ़ ऐसे ही कटेगी। देखते हैं क्या होगा क्योंकि सर मैं बिल्कुल ही हार गया था। मैं कह रहा था कि और जो भी थोड़ा बहुत रिकवर भी करता था मैं, तो पेशेंट था नहीं मेरे में बिल्कुल ही पेशेंस। मुझे तुरंत-तुरंत सही होना था। पर लेकिन फिर मैंने आपसे जब पहली बार बात की, उसके बाद मैंने आपके साथ जब मेरी बात हो गई और आपने मुझे क्लासेस देनी स्टार्ट की, तो हम लोगों की अल्टरनेटिव क्लास होती थी जिसमें एक दिन ठीक है। कॉन्सेप्ट बताते थे। हाँ। ठीक है। शांतनु, अब यहाँ पे क्वेश्चन हमारा ये है कि आपने जब क्लास स्टार्ट करी अपनी, तो हुँ। ठीक है, आपने कहीं कहीं से डाइट लोगे, अच्छी बात है, डाइट का रोल होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा रोल, क्योंकि ब्रेन की केमिस्ट्री आपके डाइट हुँ, से मैटर हुँ, नहीं करती है, हुँ। राइट? जी, जी, जी। क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि जैसे हम सीखने की बात कर रहे होते हैं, लर्निंग की हम बात कर रहे होते हैं, और हुँ, दूसरा बात है जैसे हमने मेंटल स्टेट की बात करी, कि मेंटल स्टेट का मतलब ये होता है कि कोई भी, जैसे कोई पर्सन खुश है, ठीक है, तो वो पर्सन लॉन्ग लास्टिंग खुश है। अगर कोई पर्सन डिप्रेस्ड है, कोई पर्सन उदास है, अगर वो लॉन्ग लास्टिंग उदास है, तो उसकी मेंटल स्टेट बन जाती है, मतलब उसका एक पर्सनैलिटी डेवलप बन उसकी वैसी पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है। तो ऐसा ही कुछ आपके साथ चला, और ऐसा ही और लोगों के साथ चलता हुआ आता है जिनको ये प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि जो मेंटल स्टेट होती है, आपको अपनी मेंटल स्टेट को चेंज करना होता है। अब मेंटल स्टेट में हमारी कौन-कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसा कि जो फ़ियर आपके अंदर बैठा था, तो आपको क्या लगता है कि क्लासेस तो आपने ली, लेकिन लर्निंग का कितना बड़ा रोल होता है, जब आप किसी नए कॉन्सेप्ट को सीखते हो? क्योंकि जब आप ये सीख रहे होते हो कि मुझे एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर है, तो आप ये सीख रहे होते हो, तो इसका कॉज़ क्या होता है? पहली बात, मेरे साथ ये जो प्रॉब्लम, ये जो इश्यू स्टार्ट हुए थे, इसके पीछे रीज़न क्या था? कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, इसके अलावा माइंड बॉडी का जो फंक्शन होता है कैसे होता है, किस तरीके से हमको कॉन्शियसली कंट्रोल लेना होता है, तो क्लासेस का कितना बड़ा रोल था, इसको ऑनेस्टली बताइए कि क्लासेस का कितना बड़ा, क्योंकि स्टार्टिंग में लगता है कि हाँ हम सेशन ले रहे हैं, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आते हैं, क्योंकि एकदम ड्रास्टिकली हम सोचते हैं कि ड्रास्टिकली इंप्रूवमेंट आ जाए, जैसे आप बोल रहे थे, मेरे 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 पास कोई, मुझे लगता है कि मेरे अंदर पेशेंस की कमी है, तो ऑब्वियसली हर हर कोई पर्सन इसमें इम्पेशेंट टाइप का फील करता है। उसको लगता है कि मेरे को रिजल्ट तुरंत मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो आप क्या मानते हैं कि जो भी क्लासेस आपने, हर एक क्लास जो आपने ली, उसका कितना बड़ा रोल था
आपके माइंडसेट को चेंज करने में, आपके परसेप्शन को चेंज करने में, आपके कॉग्निशन को चेंज करने में, आपके मेंटेशन को चेंज करने में, आपकी आइडिएशन को चेंज करने में, सो दैट कि आपका अपने ऊपर कंट्रोल। क्योंकि हर एक पर्सन को जिसको ये लगता है कि उसको एंग्जाइटी, डिप्रेशन या ओसीडी का प्रॉब्लम है, तो पहले तो उसको ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये जो प्रॉब्लम उसके साथ स्टार्ट हुई, इसकी उसका रीजन क्या है। तो हर चीज के पीछे कोई ना कोई कॉज होता है, तो उसके बारे में बताइए। हाँ, ये बहुत अच्छी चीज़ आपने पूछी सर, क्योंकि ये ना लोग नहीं जानते हैं। ये कॉन्सेप्ट मेरी एक बचपन से आदत थी, मैं पढ़ता था, पढ़ता भी था तो मेरे को ना डीप में घुसने की आदत थी। तो मेरे साथ क्या सीन हो गया था कि मेरे को चीज़ें कि जैसे कभी किसी से बात करी, कुछ ट्रिक्स कुछ ट्रिक्स अपनाई, उससे मुझे फ़ायदा हुआ। लेकिन साला मेरे दिमाग में एक चीज़ आती रहती थी कि हुआ क्यों? मतलब ऐसा क्या है जो लाइफ़ में ये चीज़ें मेरे साथ हुई, ये हुआ क्यों? क्या है? तो जब मैंने क्लासेस स्टार्ट की ना, तो मेरे को एक्चुअली मैं उस पॉइंट पे पहुँचा जाके, जहाँ पे मुझे पता चला कि ब्रेन वर्क कैसे करता है। मतलब ठीक है, मैं एंग्ज़ायटी से बाहर आ रहा हूँ, फिर वापस जा रहा हूँ, फिर सिम्पटम आ रहे हैं, फिर दबा रहा हूँ। ये 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 वो वाली बात हो गई ना कि जैसे आप किसी बंद कमरे में बैठे हो और वहाँ पे कूड़ा पड़ा हुआ है। आप आप क्या करोगे? आप परफ्यूम उस कूड़े पे मार दोगे, आपको 2 मिनट स्मेल आएगी। पर जो क्लास मैंने आपकी करी ना, वो कैसी थी, वो कूड़े को पूरा कमरे से बाहर निकाल के फेंकना, कूड़े को ही हटा देना। जब कूड़ा ही हट गया तो स्मेल ही हट गई। तो मेरा कॉन्सेप्ट वही था कि मेरे को ब्रेन फंक्शन कैसे करता है, आपके न्यूरॉन्स आपकी बॉडी में कैसे जाते हैं, क्या आपको पैटर्न बनाना चाहिए, क्योंकि क्या होता है जब आपने मुझे ये चीज़ें क्लियर करी ना कि सालों से नहीं, शांतनु ये आज से नहीं है, ये तुम्हारा सालों से होगा। तो मैंने रिलेट किया कि हाँ, मेरे साथ लाइफ में पहली बार हादसा हुआ था हाई स्कूल में। हाई स्कूल के बाद 1 साल के बाद मेरे फादर की डेथ हो गई। वो फादर से मैं बहुत अटैच था और वो मेरे दिल में कहीं न कहीं इतना गंदी तरीके से बैठा था कि मैं और मेरे फादर को लेके बहुत इमोशनल था। फिर मेरी मम्मी ने स्ट्रगल किया, वो देखा, फिर मेरी दादी, फिर मेरे बाबा की डेथ हो गई, फिर मैं बाबा से बहुत अटैच था, फिर मेरे फ्रेंड की डेथ हो गई। फिर लाइफ में मेरा एक ब्रेकअप हुआ। मतलब मैंने पैटर्न देखा कि मेरी लाइफ ना नॉर्मल नहीं रही है पिछले प 15-20 सालों में, कुछ ना कुछ बम फटा है। बट मैं उन चीज़ों को अवॉइड करके चलता चला गया, मैं इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। पर जब मैंने क्लासेस करी और मैं मेरे ब्रेन को मैं उस स्पॉट पे ले गया, उस स्पॉट पे ले गया जहाँ पर ये चीज़ें स्टार्ट हुई। तो जो आपने मुझे कॉन्सेप्ट डेली क्लासेस मेरे आज भी मेरे आपके नोट्स रखे हैं आपके बनाए हुए, मैं आज भी पढ़ लेता हूँ उन नोट्स को, क्योंकि वो नोट्स मुझे एक चीज़ रियलाइज़ कराते हैं कि जो हो, तुम ही हो, तुम्हारे ही से सब शुरू है, तुम पे ही सब खत्म है। तो तुम्हारी आस्था, तुम्हारा शरीर, इवन इस क्लासेस से मुझे ये भी पता चला कि आप चाहो तो आप बीमार नहीं भी पड़ सकते हो आगे। लोग कहते हैं ना कि बीमार पड़ गए, पर एक्चुअली अगर आप अपने ब्रेन को एक बार समझ जाओगे ना और अगर आप अपने ब्रेन के फंक्शन को समझ जाओ कि वो काम कैसे करता है, तो मैं बता रहा हूँ शायद दुनिया में मैं बता रहा हूँ आपको 70% लोग इस समय एंग्ज़ायटी से पीड़ित होंगे और बहुत सारे लोग हैं ना, वो 90% मैं बता रहा हूँ बीमारी ब्रेन से ही निकलती है। क्योंकि मैंने कनेक्ट किया, ब्रेन पेट से कनेक्ट होता है और पेट ब्रेन से कनेक्ट होता है। अगर आपका ब्रेन नहीं सही है, तो पेट नहीं सही है और पेट नहीं सही है, तो वो आपके ब्रेन को भी डैमेज करेगा। तो सोच का डिसिप्लिन, आपकी सोच की ताकत, सबकॉन्शियस माइंड की जो पावर आपने मुझे समझाई इस पूरे क्लास में, मैं आपको सही बताऊँ, मैंने एक्सपेरिमेंट किया है सर और मैंने अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ें पानी शुरू कर दी हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू जो मैं कभी इमेजिन नहीं करता था। ये आपको पता ही है मेरी जर्नी, एक नौकरी थी, वो नौकरी मुझे इस सबकॉन्शियस माइंड की वजह से वो नौकरी में मैं घुस गया। अपनी लाइफ़ में मैं छोटी-छोटी चीज़ें करने लगा, मेरी सैलरी कम थी, मेरी सैलरी भी बढ़ गई, मेरा अब करियर अच्छा चल रहा है, मेरा फ़ियर खत्म हो गया है। मतलब ऐसा नहीं कि एंग्ज़ायटी नहीं है मुझे, एंग्ज़ायटी है और रहेगी ज़िंदगी भर। लेकिन उसको मैनेज करने का जो तरीका आपने मुझे बताया, जो मैं इमोशनली बहुत इमोशनली ड्रेन हो जाता था। अरे! मेरी दादी, मैंने आपको बताया भी था कि मेरी भी दादी बहुत बीमार पड़ गई थी। अगर मैं वही शांतनु होता पिछले वाला तो मैं पैनिक अटैक आ जाता। पर मैं गया, मैंने दादी का इलाज भी पार्टिसिपेट किया, उनका पूरा ध्यान भी दिया और उसको फेस करके आ गया। मुझे नहीं पता कि ये नया शांतनु बहुत बेटर है पहले शांतनु से, क्योंकि पहले मुझे गुस्सा बहुत आता था, मैं लोगों से लड़ जाता था, मैं मार-पीट शुरू कर देता था। आज की डेट में मैं इतना काम और कंपोज़्ड हो गया हूँ, गुस्सा आज भी आता है मुझे, पर मैं अपनी एनर्जी डाइवर्ट करता हूँ। मैं मेरे फ़ियर को समझाता हूँ, क्योंकि आपने मुझे एक चीज़ बोला कि फेस द फ़ियर, जब तक तुम डर को आप सामना नहीं करोगे, तुम ऐसे ही
मतलब पैरासाइट की तरह ज़िंदगी बिता दोगे और एक दिन मरना सबने है, तुमने भी मर जाना है, लेकिन उससे पहले तुम ज़िंदगी का वो मज़ा ही नहीं ले पाओगे जो तुमको एक फ़ियरलेस लाइफ़ लेनी चाहिए। और वो चीज़ जो मैंने सोची, तो मेरे को जो बचपन से भी दाएँ-बाएँ की छोटी-मोटी प्रॉब्लम थी ना सर, वो भी चलती चली गई यहाँ से। आज की डेट में आई थिंक मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ और मैं इतना स्ट्रॉन्ग हूँ कि मैं आज की डेट में मैं ज़िंदगी के फ़ैसले अच्छे से ले सकता हूँ। मैंने जब से मेरी न्यूरोप्लास्टिक क्लास करी है, मुझे लगता है कि मैं मेरी लाइफ़ के डिसीज़न्स बेटर लेता हूँ। मैं इवन मैं लोगों को भी कभी-कभी काउंसल कर देता हूँ थोड़ा बहुत कि और फिर आपने जो ब्रीथ सबसे सबसे ज़्यादा कमाल तो डीप ब्रीथिंग का था। डीप ब्रीथिंग इतनी बड़ी पावर है कि आपने जो तरीका बताया क्लास के समय और वो मैंने करना शुरू किया ना, तो ये धीरे-धीरे चला गया। ये जो मेरा सर भारी होता था, डिसबैलेंस की प्रॉब्लम होती थी, ज़्यादा लंबा चल नहीं पाता था, काम नहीं कर पाता था। मुझे नहीं पता ये चमत्कार था या प्रैक्टिस थी, मैं तो इसे प्रैक्टिस ही बोलूँगा और या प्रैक्टिस का चमत्कार बोलूँगा कि धीरे-धीरे, धीरे-धीरे यानी कि मैंने आपसे दिसंबर तक बोला है कि सर मैं ठीक हो भी पाऊँगा और आपका सबसे अच्छी बात थी कि आप ना पर्सनली कॉल कर के भी आप फीडबैक आपने सर आपने हेल्प तो बहुत की है मेरी, क्योंकि मैं आपको फ़ीस भी टाइम से नहीं पे कर पाया था, फिर भी आपने उसको जाने दिया और आपने मेरी हेल्प आगे से बढ़ के करी और आपने में अभी जनवरी तक मेरी हालत थी, फरवरी तक भी मैं आपसे टच में था कि सर मुझे अभी भी गुस्सा आ रहा है, पर आपने कहा शांतनु ये धीरे-धीरे चला जाएगा और पता नहीं सर मैं धीरे-धीरे कैसे आज जब मैं बाहर घूमने जाता हूँ तो मुझे लगता है यार अब नहीं चक्कर आता है मुझे, अब नहीं मेरा सर घूमता है, अब नहीं हार्ट बीट का मुझे टेंशन होता है। हाँ, यहाँ पर एक क्वेश्चन है सभी के लिए। जैसे उन्होंने बोला कि देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, हमारी साइकिक एनर्जी होती है। अटेंशन का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे मैंने बोला, जैसे भी शांतु ने बोला कि न्यूरोप्लास्टिसिटी, वैसे तो इससे पहले बहुत सारी क्लासेस थी, क्योंकि हर एक क्लास का उतना ही बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है जितना न्यूरोप्लास्टिसिटी वाली क्लास का था। दूसरी बात क्या है कि जैसे उन्होंने बोला कि डिसबैलेंस की प्रॉब्लम, हमारा ब्रेन बहुत पावरफुल है। सेकंड थिंग कि जैसे उन्होंने बोला कि मैंने अंडरस्टैंड किया कि ब्रेन फंक्शन कैसे करता है, लेकिन आपने ये भी प्रैक्टिकली करके देखा कि हमको कॉन्शियस कैसे रहना है चीज़ों के लिए, राइट? ये ज़्यादातर लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि मैं तो नहीं सोच रहा हूँ या मैं नहीं सोच रही हूँ, लेकिन मेरे अंदर विचार जो है वो ऑटोमेटिकली चल रहे हैं। इसकी वजह से मुझे लग रहा है कि मैं कुछ सोच रहा हूँ। ये अलग चीज़ हो गई कि सोचना कॉन्शियसली एक अलग चीज़ हो गया, क्योंकि जहाँ पर आप चीज़ों के बारे में खुद से कॉन्शियसली सोच रहे हैं, वहाँ पर आपका अपनों पर कंट्रोल है। और जहाँ पर चीज़ें आपके अंदर अनकॉन्शियस होती है, यानी कि माइंड एंड बॉडी जो डिसऑर्डर होता है उसका जो मेजर जो कॉज होता है वो होता है आपका अनकॉन्शियस इमोशन। जैसे उन्होंने बोला कि इनके फादर की डेथ होना और इससे पहले 2-4 प्रॉब्लम लाइफ में पहले रही हैं, और रिलेशनशिप का टूटना। तो इससे जो डर था उनके ब्रेन के सेल्स में जाके स्टोर हो गया, यानी सबकॉन्शियस में जाके वो चीज़ स्टोर हो गई। यानी कि जो इमोशंस थे वो कैसे बन गए अनकॉन्शियस। माइंड कैसा होता है आपका कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। तो जब डर आपके अनकॉन्शियस का जब पार्ट बन जाता है, दैट मीन कि उस मोमेंट पे यू आर नॉट अवेयर ऑफ योर फीलिंग, यू आर नॉट अवेयर ऑफ योर थॉट, यू आर नॉट अवेयर ऑफ योर बिहेवियर। तो उस टाइम पे क्या होता है कि वो आप जो रिएक्ट करते हो वो होता है आपका अनकॉन्शियस रिएक्शन। उसी अनकॉन्शियस रिएक्शंस को कंट्रोल में लाने के लिए ये जो क्लासेस थी उसने हेल्प की। इसलिए माइंड एंड बॉडी डिसऑर्डर का जो कॉज होता है वो आपके होते हैं अंदर गहराई में छुपे अनकॉन्शियस इमोशन। दैट मीन कि आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, राइट शांतनु? एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली बिकॉज़ सर देखिए ना एकदम आप डिफरेंट पर्सन बन जाते हो और मैं सर एक हम्म, चीज़ और बोलना चाहूँगा, ज़रूरी हम्म, नहीं है कि जिसको फ़ियर और पैनिक अटैक या एंग्ज़ायटी आता है वही क्लास ले। ये क्लासेस ऐसी हैं जो आपकी ना पर्सनैलिटी और आपके ब्रेन को ना जैसे कहते नहीं कि बच्चा एक मैच्योर होता है, आपके ब्रेन की फंक्शनैलिटी को ये क्लासेस इतना स्ट्रॉन्ग कर देती हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आपको फ़ियर आए या पैनिक अटैक आप तभी क्लास करो। मैं तो ये बोलता हूँ कि सीरियसली ये क्लास सबको करनी चाहिए बिकॉज़ आप इससे ना अपनी लाइफ़ में एक जैसे भी आप क्योंकि देखो ये हर इंसान आजकल इतना बिज़ी हो गया है काम में, प्रेशर में, काम का प्रेशर है, फिर उसके बाद अपने-अपने पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ अपने ब्रेन को समझना। जिस दिन आप ब्रेन को समझ गए ना, आपकी लाइफ़ की 80% प्रॉब्लम्स वहीं खत्म हो जाती हैं और 100% तो कभी खत्म ही नहीं होती हैं। पर हाँ, आप मैनेज करना एक बार सीख जाओगे ना, तो फिर आपको लाइफ़ में एंग्ज़ायटी ले लो, बुरी कंडीशंस ले लो, बुरी सिचुएशंस ले प्रॉब्लम लो, सब में आप प्रॉब्लम अच्छे क्या है ना, रहोगे। राइट? प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये कि काफी लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर सेल्फ अवेयरनेस की कमी होती है। हाँ, सेल्फ अवेयरनेस की कमी का मतलब ऐसा होता है, देखिए होता क्या है कि हर एक पर्सन की जो कंडीशनिंग होती है डिफरेंट है, राइट? यस सर।
तो जो हर एक पर्सन की कंडीशनिंग डिफरेंट है, इसका मतलब ये है कि एक बच्चा अगर किसी फैमिली में जन्म लेता है, पैदा लेता है, तो वहीं से उसकी पर्सनैलिटी बननी स्टार्ट हो जाती है। जैसे 4-5 साल का बच्चा है, उसने अपने घर में ऐसी चीज़ देखी है, ट्रॉमा जो उसको लगा है, या बचपन में उसके साथ कुछ ऐसा वाक़या हो जाता है, कोई पेरेंट्स में आपस में डाइवोर्स हो गया, या उसको कोई गहरी चोट लग गई अपने पेरेंट्स की तरफ से, या उसके पेरेंट्स को अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाए, पेरेंटल एजुकेशन, उसका जो बिहेवियर था या एनवायरनमेंट उसको बेकार मिला, तो वहीं से उसकी पर्सनैलिटी बननी स्टार्ट हो जाती है। बाद में हम ये बोलते हैं ना कि नहीं, उसको तो एंग्जायटी डिसऑर्डर था, उसको डिप्रेशन हो गया 2-3 महीने में, कैसे हो गया अचानक, कैसे किसको डिप्रेशन हो गया? तो लाइफ में हर एक पर्सन का जो परसेप्शन होता है वो एग्जैक्टली वैसा होता है जैसे उसकी पास्ट की कंडीशनिंग होती है। क्योंकि आप चीज़ों को वैसे देखो, रियलिटी क्या है ना, इसको हम समझते हैं, चीज़ें आपके सामने बिल्कुल एज़ इट इज़ है, लेकिन आप अपने परसेप्शन के बेसिस पर चीज़ों को जज करते हो। जब बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो जाते हो आप एंग्जायटी में या डिप्रेशन में, वहाँ पर कंट्रोल ले नहीं पाते हो। तो इसके पीछे का जो रीज़न होता है, वो आपको समझना चाहिए हर एक पर्सन को कि चीज़ें कहाँ से स्टार्ट हुई है। जी, क्योंकि पहले जब शांतु ने क्लास ली थी, तो पहले उनको ये समझ में नहीं आता है मेरे को हो क्या रहा है एक्चुअल में। तो जब धीरे-धीरे करके उन्होंने रिलेट करना चीज़ को स्टार्ट करा कि अच्छा इसके पीछे का कॉज़ ये है, अच्छा ये रीज़न होता है। तो जहाँ पर आपको ये पता लग जाता है कि मेरे इस चीज़ का जो बीमारी का जो कॉज़ है, ये कॉज़ है, तो धीरे-धीरे वहाँ पर आप चीज़ को सॉर्ट आउट करना स्टार्ट कर देते हो। क्योंकि एकदम से पैनिक कर जाना नहीं, मैं अब ठीक हो जाऊँगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत है और धीरे-धीरे करके चीज़ सॉर्ट आउट होती जाती है। राइट, शांतनु तो पहले जो भी सिचुएशन आपके लाइफ में रही है, तो उससे आप कितना बाहर निकल चुके हो? अब आप चीज़ों को आप कैसे देखते हो? और सर मैं बताऊँ एक सिर्फ़ और चीज़ बताना भूल गया कि मैंने पहली बार मैंने ना सीबीटी का बहुत नाम सुना था, पर सर मैंने ना ज़्यादा सीबीटी करी नहीं, पर फिर भी मैं बाहर आ गया। इसका एक ही रीज़न है क्योंकि सर मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। सीबीटी शायद यही करती होगी कि वो आपके कॉन्सेप्ट चीज़ें परमानेंटली हिलाती होगी, तो मैं भी वहाँ से सर रिकवर करा हूँ, किया है, अच्छे से किया है और देखो, मैं बताता हूँ, देखो, सीबीटी को हम क्या बोलते हैं? कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी बोलते हैं, ठीक है? सीबीटी हाँ, हो, ठीक है, चाहे आरईबीटी हो, चाहे एक तरह के कुछ भी हो, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन योर लर्निंग। आपकी सारे का सारा चीज आपका लर्निंग को बेस्ड है ना। आप हाँ, सीक्वेंस से कोई चीज सीख रहे हो, राइट? अगर कोई आपको डायरेक्ट सीबीटी बता रहा है, अपने आप अपने बिहेवियर को चेंज करो, आप अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करो, ये करो, तो सीबीटी कर तो वही काम रही है, लेकिन डायरेक्ट हुँ, सीबीटी को भी इतना वर्क नहीं करती है। लेकिन जैसे आपने बोला कि मेरे को सीबीटी इफेक्टिव नहीं लगी, कुछ सीबीटी भी आपसे वही कह रही है जो क्लासेस कह रही है आपसे, राइट? सारा का सारा कॉन्सेप्ट वही है, एवरीथिंग इज, सब कुछ एक तरीके से एक जैसा है, एवरीथिंग इज सेम, सब सेम है, राइट? तो यस सर। वहां पर जहां पर सीबीटी क्लास हुई ना, वहां पर ज्यादा आपको लगा नहीं, ऐसा लगा कि सीबीटी और क्लास की तरह सेम ही है, उसमें यही बताया जा रहा है, राइट? लेकिन वो यस सीक्वेंस है सर। एक तरह की, जब सीक्वेंस से आप चीज़ को समझते हो तो आपको पता लगता है अच्छा इसके पीछे का ये रीजन है। अब जाके जैसे न्यूरोप्लास्टिसिटी जब आपने क्लास करी, तो उसमें जाके आपको समझ में आ गया कि अच्छा इसका तो ये तो पूरा निचोड़ है एक तरीके से, ये तो कंक्लूजन है, यहाँ पर चीज़ सारी कंक्लूड हो गई है, इसका तो रीजन ये पता चला कुछ है ही नहीं एक तरीके से, ये तो मेरी एक तरीके से नेगेटिव थिंकिंग है, कुछ नहीं है, ये तो सब मेरे हैबिचुअल थिंकिंग है, हैबिचुअल थिंकिंग का पार्ट है, ये तो मेरे न्यूरल पाथवेज मैंने वैसे खुद से बना रखे हैं, उसको मैं चेंज कर सकता हूँ, राइट? यस सर। यस। हम्म। अब सो सर तो अब हाँ। सर कंडीशन ये है आपने जो पूछा था क्वेश्चन, तो अब सर ऐसा है कि फ़ियर अभी भी होता है, डर अभी भी कभी-कभी लगता है, पर अब वो डर नहीं लगता कि मुझे पैनिक अटैक आ जाए क्योंकि अब मुझे मैनेज करना आ गया है। अब मैं मेरे मन को, दिमाग को मैं समझा देता हूँ, अब मैं मेरे पेन को न्यूट्रलाइज़ कर देता हूँ, फ़ियर को। अब मैं मेरे कोई भी लाइफ़ में कुछ भी उलझन आती है, तो मैं वेल प्रिपेयर होता हूँ कि यार ये आएगा तो ये करूँगा, मतलब मैं प्रिपेयर हर तरीके से हो गया हूँ। बाकी बहुत सारी चीज़ें सर आपने जो सजेस्ट की थी कि कुछ बुक्स भी पढ़ो, कुछ गीता पढ़ो, मतलब आपको जो लाइफ़ का जो एक ट्रू नॉलेज होता है ना, वो सारी चीज़ें भी मैंने करी साइड बाय साइड, डीप ब्रीथिंग भी करी। तो अब सर क्या होता है कि ये चीज़ें नो नो इन चीज़ों ने मुझे बेटर तो बनाया ही है, साथ में मैं ये बोलूँगा कि हाँ, मैं मेंटली स्ट्रॉन्ग पहले से बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा। अब नहीं डरता हूँ क ना कहीं जाने से, ना अकेले रुकने से, ना किसी से बात करने से, ना हार्ट बीट तेज़ होने से और ना ही किसी बीमारी से। इवन जैसे अब मेरा पेट खराब होता है तो मैं अब घरेलू उपचार करता हूँ, ना कि मैं डॉक्टर के पास भागता हूँ। ये सबसे बड़ा डिफ़रेंस आया है।
राइट। चीज़ें पहले की हाँ। तरह नहीं रही हैं और पहले से आप एक तरीके रिकवर रिकवर कर चुके हो। और पहले दूसरी से बात सर ये है कि पहले से तो नहीं, मैं आपको बताऊँ, पहले से मैं और बेटर ही हो गया हूँ बल्कि। अच्छा है कि मेरी लाइफ में एंग्ज़ायटी आई, बहुत थैंकफुल हूँ एंग्ज़ायटी का कि ये आई और इसने मुझे हिट किया और मैंने लाइफ की बहुत सारी चीज़ों को समझा ट्रू, और अब मैंने क्लासेस ले ली हैं आपसे। अब मुझे लगता है कि मैं पहले वाले शांतनु से भी बहुत बेटर हो गया हूँ। राइट, राइट, राइट। ठीक है। हुँ। जैसे आपने बोला कि जैसे आपने काफ़ी टाइम पहले ही बोला कि जैसे आपकी जो ग्रैंडमदर थी, राइट? ग्रैंडमदर की तबीयत खराब थी या तो उसको लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न था, क्या होगा? तो एक क्वेश्चन यहाँ पर ये रहता है कि जैसे हम बहुत ज़्यादा किसी पर्सन से क्लोज़ रहते हैं, चाहे आपकी वो मदर हो, चाहे आपके फादर हो, चाहे आपके रिलेशन में आपके कोई भी हो, तो अटैचमेंट सबसे बड़ी चीज़ होती है जिसके आप ज़्यादा करीब रहोगे, अटैच ज़्यादा रहोगे, तो उसके जाने का जो दुःख होगा सबसे ज़्यादा होगा, पहली बात। सेकंड थिंग, दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग मर रहे हैं, डेथ रोज़ होती है, लेकिन हम हर किसी से अटैच नहीं है, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फ़र्क हम तब पड़ता है कि जब हम बहुत ज़्यादा किससे अटैच्ड हैं अपने करीबी करीबी से, तो उनके जाने का दुःख, उससे भी बड़ा क्या है, अटैचमेंट अपने शरीर से अटैचमेंट है, राइट? तो मेरे अकॉर्डिंग अ, जैसे मैंने इनको बताया कि सिचुएशन लाइफ़ में बदलती रहती है। चेंज होती रहती है, मतलब चेंज जो है वो कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट वो नहीं, को जो फिक्स है वो कांस्टेंट नहीं है। जो चेंज हो रहा है वो कांस्टेंट है। मतलब अगर कोई इंसान पैदा हो रहा है, पैदा होने से लेकर मरने तक का जो सफर है उसमें चेंजेस आते रहते हैं। कोई इंसान ऐसा नहीं है कि पूरा आइडल ग्राफ चलेगा कि हमेशा हैप्पीनेस ही वाले मोड पे रहेगा, सिचुएशन आती रहेगी। कभी आप अपने बहुत ज़्यादा करीबी की डेथ देख रहे होंगे, कभी ऐसा देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा लाइफ में बहुत खुशियाँ हो चुकी हैं, कभी आप ऐसा देख रहे होंगे कि आपके साथ बहुत कुछ छिन चुका है। तो ऐसा फेज़ आते रहेगा। तो ये सिचुएशन ना बाहर से चेंज होती रहती है। लेकिन आप अपने आप को विदिन अंदर से जितना आप जान पाते हो, तो उतना बेटर कंट्रोल कर पाते हो। जैसे उन्होंने अभी बोला कि आप सिचुएशन कभी-कभार ऐसे ओपन होती है, तो मैं अपने आप को मैनेज कर पाता हूँ। तो इट इज़ बेस्ड ऑन योर माइंड मैनेजमेंट। तो माइंड को आप जितना, क्योंकि अगर आप गीता पढ़ लो, गीता में भी तो जो भी चीज़ें बैटलफ़ील्ड में श्री कृष्ण ने दु उसको अर्जुन को जो भी काउंसलर किया था, तो उसमें ये सारी की सारी बात प्रैक्टिकल लाइफ़ के लेसन के बारे में ही था। तो यहाँ पर चीज़ों को आप साइंटिफिकली समझो, या एक तरीके से साइकोलॉजिकल वे में समझो, या इसको फिलॉसफिकल वे में समझो, या एपिस्टेमोलॉजिकल वे में समझो, या किसी भी पर्सपेक्टिव से समझो। लेकिन जितना आप डीप में जाओगे, तब जाके आपको चीज़ें समझ में आएँगी कि इसके पीछे की रियलिटी क्या है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, उतना बेटर तरीके से आप चीज़ों को मैनेज कर पाओगे। तो शांतनु, जो भी आपकी लाइफ़ में जैसी सिचुएशन रही है, उसको आप ओवरकम कर गए हो, और बहुत बेटर तरीके से चीज़ों को हैंडल करना आपको आ गया। बहुत अच्छी बात है, सुनकर बहुत अच्छा लगा। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जो भी लोग इस सेशन को देख रहे हैं, और एक टाइम पे आपने भी सेशन को देखा था, स्टार्ट में डाउट होता है कि यार सेशन ले या ना ले। और दूसरी चीज़ ये होती है कि मन में एक डाउट ये भी होता है कि यार ये क्लासेस का क्या रोल रहता है एक तरीके से? क्या इसमें क्या बातें बताई जाती हैं? क्या इससे सिम्पटम पे कोई इम्पैक्ट पड़ता है? इससे थिंकिंग में कोई इम्पैक्ट पड़ता है? क्या ये सारी की सारी चीज़ें हमारा एक पैटर्न ही तो है, एक रॉन्ग पैटर्न तो है? क्योंकि अल्टीमेटली हम तो मेडिसिन भी खा रहे हैं, हम तो कुछ और घरेलू उपचार और इवन अपनी डाइट को भी चेंज कर रहे हैं, क्योंकि डाइट को चेंज कर अच्छी बात है, क्योंकि जो ब्रेन की केमिस्ट्री है, अगर आप गलत सोचोगे तो केमिकल इम्बैलेंस ही होगा आपके अंदर, केमिकल बैलेंस नहीं होगा। तो उसका कितना बड़ा रोल है? सर रोल बहुत बड़ा है। देखिए, आप डाइट चेंज करते हो, आपका थोड़ा-सा आपका बॉडी एडजस्ट करता है। फिर आप अपने आप शुरू करते हो कि हाँ यार, अब मेरी पेट सही है, तो आपका माइंड भी सही रहता है। लेकिन जो परमानेंट जिसका सॉल्यूशन कई लोगों को बहुत फ़ायदे होते हैं, पर क्लासेस और कॉन्सेप्ट का मैं एक फ़ायदा ये जानता हूँ कि कुछ चीज़ें आपको ऐसी पता चल जाती हैं, जो शायद आपको कहीं से नहीं पता चले। कुछ चीज़ें ये मतलब एक स्टडी है, ये आप ये नहीं कह सकते कि ये क्लासेस सिर्फ़ एंग्ज़ायटी, ये एक थॉरो स्टडी है और इतनी अच्छी स्टडी है कि इस पे आप मतलब आप अपनी खुद की इनर पावर को आप समझोगे। आप अपने ब्रेन, क्योंकि वो एक अहम ब्रह्मास्मि वाला एक मंत्र होता है, तो आपका हुँ, ब्रेन ब्रेन ही ब्रह्मा है, ये आप समझ लीजिए। मतलब ये कॉन्सेप्ट है कि आपका माइंड ही ब्रह्मा है। आप उसको जितना अच्छे से रखोगे, वो आपको उतने अच्छे से ही केयर करके रखेगा। क्योंकि आपने मुझे समझाया था जिस दिन ये, कि तुम अगर अपने ब्रेन से बीमारी भी माँगना चाहोगे ना, वो देने लगेगा, क्योंकि ये साथ मेरे साथ हो चुका था। जिस दिन मैं सोचता था मेरा पेट खराब होने वाला है, होने ही लगता था। पर मैंने इसको जब क्लासेस लेने के बाद मैंने धीरे-धीरे ना एक-एक अपने केस को उठा के रिवर्स करना शुरू किया, कि अच्छा मुझे एसिडिटी होती है,
मैंने सोचना शुरू कर दिया कि यार मैं सोच ही क्यों रहा हूँ, मैं अपनी सोच को बदलूँगा और मैं उस चीज़ से धीरे-धीरे करके ना सब चीज़ों से बाहर निकलने लगा। सोचना ही नहीं है मुझे अपने ब्रेन को अगर कोई सोच आ रही है, मुझे बैठ के उसे अच्छे पॉज़िटिव वे में कन्विंस करके वापस से भेज देना है। तो मैंने मेरे ब्रेन पे काम किया, मैंने मेरे न्यूरॉन्स पे काम किया, मैंने मेरे न्यूरोप्लास्टिक पे काम किया और आज मुझे लगता है कि 4 महीने तक मुझे भरोसा नहीं था मैं ठीक हो पाऊँगा। पर आज मई हो गया है सर और लास्ट अगस्त में मैं आपसे टच में आया था, अगस्त में। और मुझे लगता है कि शायद धीरे-धीरे करके मैं अब इतना हो गया है कि अम, हो गया है शायद हम लोग तभी रिकवरी क्लास कर रहे हैं और ये रिकवरी सेशन कर रहे हैं और मैं बहुत आज की डेट में कॉन्फिडेंट हूँ कि अब मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगी, तो ये ना परमानेंट सॉल्यूशन हो गया सर मेरी लाइफ का। ये टेम्परेरी नहीं हुआ कि आज से 2 साल बाद मैं फिर पैनिक अटैक करूँ। अब नहीं कर हो पाएगा बिकॉज़ मैंने मेरे ब्रेन को ना बहुत पावरफुल बना दिया है, बहुत पावरफुल। राइट, राइट। हुँ। मैसेज का करना चाहोगे उन लोगों को जिन लोगों को लगता है कि वो एंग्जाइटी में है, डिप्रेशन में है, उसके बारे में क्या? सर जितने बंदे एंग्ज़ायटी या डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, उनको सबको एक ही प्रॉब्लम होता है, ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं और चूँकि ट्रस्ट इश्यू इसलिए होते हैं क्योंकि वो अपने उनका ब्रेन कन्फ्यूज़्ड है और जब आपका हुँ, ब्रेन कन्फ्यूज़्ड है, तो आप डिसीज़न ही नहीं मेक कर पाओगे। तो हुँ, आपको कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा, सब चीज़ें आपको बताएँगे, लेकिन अगर आपको वाक़ई में अपनी इनर पावर, अपनी ब्रेन की पावर और अपनी कैपेसिटीज़ को जानना है ना, तो मैं यही बोलूँगा कि आप अच्छे से आप फ़ोकस्ड होके क्लास लो, न्यूरोप्लास्टी क्लास लो, आपसे क्लास लो, मतलब कॉन्सेप्चुअल जाना चाहिए। जो बंदे कॉन्सेप्चुअल जाते साइंटिफिकली हैं हाँ, साइंटिफिकली राइट? चीज़ों को साइंटिफिकली साइंटिफिकली जाना चाहिए हाँ, हुँ, अगर आप साइंटिफिकली जाओगे ना, तो आप बेटर समझ पाओगे कि आपका ब्रेन है क्या चीज़? क्योंकि मैं तो समझ गया क्योंकि सर मैं तो बताऊँ कभी-कभी लोगों को लगता होगा भाई इन्होंने पैसे दे के बुलाया होगा या ना फेक करा होगा, ऐसा होगा। बट सर मैं बता रहा हूँ मेरे से कोई भी कॉन्टैक्ट करना चाहे तो इनबॉक्स में बोल सकता है मैं नंबर शेयर कर दूँगा क्योंकि मैं झेला है सर मैंने बहुत झेला है। मैं ऐसा लड़का था कि मैं पहाड़ चढ़ जाता था और मैं पानी भी नहीं पीता था, उतर आता था। बट जो मेरी हालत हुई ना 2-3 साल, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि शायद अगर ये बढ़ता, तो एक समय पे आके मैं शायद कुछ गलत कदम उठा लेता। लेकिन आज की डेट में मुझे पता चल गया है कि ब्रेन वो पावर है कि आप पैसा, हेल्थ मतलब स्टेबिलिटी कुछ भी माँगना चाहो आपको वो ब्रेन दे देगा, लेकिन तरीका समझ में आना चाहिए और वो तरीका फाइनल क्वेश्चन है कि हील योरसेल्फ के क्लासेस के बारे में क्या बोलना चाहोगे? मैं सर यही बोलूँगा कि मेरा बहुत अच्छा डिसीज़न था ये आने का यहाँ पे और सच में हुँ, बहुत अच्छा डिसीज़न था। मैं आज आज मेरी माँ मुझे देख के फिर खुश होती है कि अब तेरे चेहरे पे नूर आ रहा है। दो मेरा वेट अभी मुझे और बढ़ाना है, थोड़ा बढ़ना शुरू हो गया है, पर मुझे मेरा वेट और गेन करना है। मैं अब फिर से जिम करने लगा हूँ, मैं फिर से रनिंग करने लगा हूँ, मैं फिर से अपने डॉग के साथ खेलने लगा हूँ। तो मैं मेरी लाइफ़ में वापस घुस चुका हूँ। तो सर मेरा बहुत सही डिसीज़न था और मैं उन लोगों को भी बोलता हूँ, कन्फ्यूज़ मत हो, आप आओ, क्लासेस करो और आपको आपने अपनी लाइफ़ में 6 लोग ना 6-6 साल सर बर्बाद कर देते हैं एंग्ज़ायटी में, पर वो कहीं 6 महीने नहीं टिकना चाहते। ये एक बड़ी स्ट्रेंज सी बात है। तो राइट। आप एक बार रुको, आप एक बार बैठ के समझो, शांति से, पेशेंस से आप देखना 4-5 महीने में ना चमत्कार होते हैं सर, चमत्कार ही होने लगता है धीरे-धीरे कि अरे! हुँ, ये क्या हुआ? मेरा सर घूमना बंद हो गया। अरे! ये क्या हुआ? मैं तो यार अब दौड़ने लगा। अरे! ये क्या हुआ? मेरा तो पेट सही होने लगा। तो सर ये ये है मेरा जो भी है। राइट, राइट। हाँ। थैंक यू सो मच शांतनु यहाँ पर आए अपनी स्टोरी को आपने क्या नाम है यहाँ पे शेयर किया और बहुत जेन्युइनली आपने चीज़ों के बारे में बताया कि आपको ये प्रॉब्लम थी और ये इश्यू रहे थे और लोग कनेक्ट कर पाते हैं जब अपनी बात को अच्छे से रख पाते हैं और लोगों को बता पाते हैं कि आपके साथ ये प्रॉब्लम थी। तो यहाँ पर जो भी लोग वीडियोज़ देख रहे हैं, ऐसे रिकवरी वीडियोज़ आते रहेंगे आने वाले टाइम में भी। शांतनु जैसे वीडियो को देखते थे, आप लोग वीडियो को देख रहे हैं, तो इनकी हर एक बात जेन्युइन है। और दूसरी बात क्या है कि आप हर चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिए क्योंकि जब तक आप कोई भी चीज़ को कॉन्शियसली अंडरस्टैंड नहीं करेंगे क्योंकि हर एक चीज़ आपके कॉन्शियस चॉइस और अनकॉन्शियस चॉइस के ऊपर डिपेंड करती है। तो चीज़ों को लर्न करते रहिए। पहले ही बोलता था, मैं अभी बोलते आ रहा हूँ कि लर्निंग इज़ द बेस्ट वे इससे बाहर आने के लिए। अंडरस्टैंड करिए, हर चीज़ आप कर सकते हैं, लेकिन आप पेशेंस रखने की ज़रूरत है। कोई 6 महीने, कोई 7 महीने, 8 महीने डिपेंड करता है। तो थैंक यू सो मच शांतनु वन्स अगेन कि आप यहाँ पर आए
और नहीं अपनी सर, बात को थैंक्स आप तो रख मैं पाए। सर आपका नहीं सर, थैंक्स तो मैं आपका सही बात दिल से बोलता हूँ, क्योंकि आपने कभी ऐसा नहीं किया कि शांतनु फीस मंथली दे या मुझे एक बार में चाहिए। आपने सर हमेशा, क्योंकि सर मैं काफ़ी पैसे डॉक्टर पे खर्च कर चुका था, तो आप बहुत लीनिएंट रहे हो मेरे साथ। और मैं तो सर, मेरे साथ क्या, आपने सर, आप हर अपने स्टूडेंट के साथ आपने पर्सनल फीडबैक, पर्सनल कॉल पर कितनी सर, हम लोग आपका मतलब टाइम नहीं भी होता तो फिर रात में 11-11 बजे मैंने आपको कॉल किया परेशान होके, और आपने मुझे हेल्प की, उस समय मुझे सँभाला है, समझाया। इवन लास्ट दादी वाले केस में भी मैंने आपको कॉल, तो सर थैंक यू आपको। आप जैसे लोग हैं तो सर कहीं न कहीं लोग इन चीज़ों से लड़ के बाहर आ रहे हैं, और बस सर यही है। आप ऐसे ही चलता रहना चाहिए, लोगों को हेल्प मिलती रहे, लोग सही हों, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, बस और राइट। क्या। सो जो भी यहाँ पर वीडियो देख रहा है, जो पर्सन यहाँ पर वीडियो देख रहा है, तो यहाँ पर इस चैनल से आप अगर आप जुड़ना चाहते हैं, और अगर आपको लगता है कि आपको कोई इश्यूज हैं, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी, किसी भी टाइप की ओसीडी अगर आपको है, तो यहाँ पर दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं जो फ्लैश हो रहा है। और आगे ऐसी वीडियोस आपके सामने आती रहेंगी, मिलती रहेंगी आपको। और अगर चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेंगी। तो वंस अगेन फिर से कहना चाहूंगा सभी लोगों को कि आप चीज़ को लर्न करते रहिए, सीखते रहिए। शांतनु ने भी आपको सिखाया है। इससे पहले प्रीवियस वीडियोस जो भी आपने किसी भी पर्सन के देखे हैं, तो वो भी कोई ना कोई बातें आपसे कुछ ना कुछ कह रहे हैं। तो रिलेट कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए, लर्न कीजिए। आलतू फालतू की चीज को मत पढ़िए, ओवर जाके वीडियो सर्च मत कीजिए, कुछ नहीं मिलेगा, इसमें कुछ भी फायदा नहीं है। अपने हेल्थ को इम्प्रूव कीजिए, अपने ब्रेन को इम्प्रूव कीजिए, और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। सो थैंक यू सो मच शांतनु वंस अगेन, एंड फिर मिलते हैं आप बाद में। तब तक के लिए ठीक है सर, धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू सर।